जय हिंद। मैं सौरभ और आप एक बार फिर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ डेली डोज संख्या 321 में। आज तारीख है 18 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने 15 अगस्त 2020 को शोक दिवस के रूप में मनाया? उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कि बांग्लादेश क्यों शोक दिवस मनाता है 15 अगस्त को। तो बांग्लादेश के संस्थापक हैं या फिर इसके प्रथम राष्ट्रपति हैं कौन? शेख मुजीबुर रहमान। कौन? शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि जो है वो 15 अगस्त को ही है। ठीक, और इसी वजह से ये इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में बांग्लादेश मनाता है। अब ध्यान देंगे हुआ क्या था कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की सैनिक विद्रोह में हत्या हो गई थी और इसी वजह से 15 अगस्त को बांग्लादेश के लिए शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो 26 मार्च 1971 को खुद को पाकिस्तान से अलग देश होने की घोषणा की और इसके कुछ दिनों बाद यानी 16 दिसंबर को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग राष्ट्र हो गया। इसी वजह से बांग्ला दिवस जो है वो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, अब एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? भारत से। ठीक है, और भारत में भी किस भारतीय राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो इतनी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस समय दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका यही रिस्पॉन्स बना रहेगा। और जो लोग अब तक जवाब नहीं दे रहे कमेंट में, वो लोग भी इस चीज को कंटिन्यू कर लें क्योंकि उससे आपका ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया, वे किस राज्य के मंत्री थे? ठीक, उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब ध्यान देंगे जो चेतन चौहान थे वो एक क्रिकेटर भी थे। ठीक है, और ये किस जमाने के क्रिकेटर थे? तो जिस जमाने में सुनील गावस्कर और ये ओपनर बैट्समैन के तौर पे आया करते थे। ठीक है, यानी कि सुनील गावस्कर और कौन? चेतन चौहान अपने टाइम के ओपनर बैट्समैन थे। ठीक है, अब चेतन चौहान जो है वो अभी वर्तमान में अपने निधन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण, होम गार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय इनके जिम्मे था। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि चेतन चौहान जो है इनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से, ये कोविड से संक्रमित थे। और एक और भी मंत्री जिनका नाम है कमला रानी वरुण, इनका भी निधन हुआ है कोविड की वजह से। ठीक है, जो लोग उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एसआई हो, तो उनके लिए चेतन चौहान का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो चेतन चौहान थे वो कुल 40 मैच खेलकर 2084 रन बनाए थे। तो आप चेतन चौहान को जरूर ध्यान रखेंगे जो लोग उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने वाले हैं, खासकर वो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बार्सिलोना में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? उत्तर है लुइस हैमिल्टन। अब आप लोग यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा क्या कि पिछले डेली डोज संख्या 320 के प्रश्न संख्या 11 में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, 17वीं ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? ठीक है, तो वहां पे था 17वीं ग्रांड प्रिक्स, जबकि यहां पे क्या है? स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। अगर पूछेगा कि बार्सिलोना में जो फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स हुआ उसको जीता है किसने? लुइस हैमिल्टन ने, जबकि 17वीं ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन रहे? तो वो रहे मैक्स वेरस्टापेन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। आप डेली डोज संख्या 320 के प्रश्न संख्या 11 में जाकर के आप मैक्स वेरस्टापेन से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और यहां पर हम देखते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया जो स्पेन में आयोजित हुआ क्या? फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 और इसी को इन्होंने जीता है। ठीक है, और इस सीजन की लुइस हैमिल्टन की ये चौथी जीत है। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि इनके करियर की यह 88वीं जीत है। एवं मैक्स वेरस्टापेन, ठीक है, जिनका नाम मैंने कुछ देर पहले लिया था, जो कि 17वीं ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे थे। ठीक,
उनको इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और मैंने बताया भी था आपको कि मैक्स वर्स्टापेन का संबंध जो है वो रेड बुल और नीदरलैंड के बारे में था। ठीक है, आप पिछले डेली ड्यूज को जाके जरूर इन दोनों प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे रहे वो कौन रहे? वोल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के चालक हैं और फिनलैंड से हैं। यहां पर रेड बुल मर्सिडीज लिखने का मतलब यही था कि मर्सिडीज के चालक कौन है? वोल्टेरी बोटास। और मैंने कल आपको बताया भी था कि मैक्स वर्स्टापेन ऐसे पहले रेसर हैं, ठीक, जो कि मर्सिडीज के नहीं है और वो ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो 17वीं ग्रैंड प्रिक्स था उसके विजेता बने। तो इन दोनों प्रश्न को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मैं बार बार इन पे जोर दे रहा हूं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स ड्रग समूह का चौथा सत्र आयोजित हुआ? उत्तर है रूस। अब ध्यान देंगे आप कि यहां पे एक वर्ड है ब्रिक्स, ठीक, तो ब्रिक्स BRICS। अब यहां नाम से ही पता है कि ये 5 देशों का समूह है। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें शुरुआत में ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC। ठीक है, और ब्रिक की स्थापना हुई थी 2001 में, जबकि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा और उसी समय से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। अब यहां पे बात आई है किसकी? ब्रिक्स ड्रग समूह का, ठीक है, जिसका चौथा सत्र आयोजित हुआ है और उसकी अध्यक्षता किसने करी है? रूस ने। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि इसमें सभी देश के जो 5 देश हैं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि बनके भाग लिए। एक और भी इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि सबसे अधिक बार ब्रिक्स समिट को ब्राजील ने होस्ट किया। कुल कितनी बार? तो 11 बार ब्राजील ने होस्ट किया है। ठीक है, और अब जब सभी देशों का नाम आया है तो इनके जो प्रमुख हैं उनका नाम देख लेते हैं। जैसे ब्राजील का नाम है तो आपको जेर बोल्सोनारो को नहीं भूलना है। वैसे ही रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, और ये कुल 6ठी बार जीते हैं। इसके बाद अगर नाम है इंडिया का तो आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। और चाइना की बात है तो आपको शी जिनपिंग ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर साउथ अफ्रीका की बात आती है तो सिरिल रामाफोसा का नाम आप जरूर रिपीट करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सीमा एवं तटीय जिलों को कवर करने के लिए किसका चयन किया गया? उत्तर है एनसीसी। अब जब बात एनसीसी की आई है तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक, तो इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कि जैसे आपका आर्मी है तो वो भी आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है, नेवी है वो भी आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है, एयरफोर्स है वो भी आर्म फोर्सेस का पार्ट है। उसी तरीके से एनसीसी जो है वो आर्म फोर्सेस का यूथ विंग है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सीआरपीएफ का जो चाइल्ड विंग है वो कौन है? कोबरा। ठीक है, तो उसी तरह से इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एनसीसी का स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी, अर्थात इसी समय से ये सक्रिय हुआ। ठीक है, और जो अभी मैंने बात करा आपके साथ कि सीमा एवं तटीय जलों को कवर करने के लिए चयन किया गया किसका? एनसीसी का। तो इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा और तटीय बलों में युवाओं के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी विस्तार योजना के तहत एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा भी अपने भाषण में करी थी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किस राज्य में वन कटाई के कारण हॉर्नबिल का निवास खतरे में है? ठीक है, उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसी अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर के माध्यम से बॉल टाइप से बना करके जिनमें बीज होता है चारकोल, और उन बीज के उगने के लिए जो भी जरूरी सब्सटेंस हैं उन सभी को मिलाकर एक गोल टाइप से बॉल बनाकर और उन जंगलों में गिराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत बड़े मात्रा में वन की कटाई से वहां के जो निवासी जो जीव जंतु हैं वो खतरे में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से वहां के वन को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जिसको अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने
क्या किया, प्रमोट करा है। ठीक, तो इसको आप पीछे के डेली डोज से जाकर के देखेंगे। अब यहां पे एक वर्ड है हॉर्नबिल, तो पहले इनके बारे में जानते हैं। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में पखुई या फिर उसी को पक्का टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोमांग जिले में, जिसका कुल क्षेत्रफल 862 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपको पता है क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इतने में फैला हुआ एक टाइगर रिजर्व है। ठीक, और इस टाइगर रिजर्व ने ही संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण की श्रेणी में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार भी जीता था। तो ये हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए जैव विविधता पुरस्कार जीता था। और अभी संकटापन्न में कौन है, तो हॉर्नबिल ही। और हॉर्नबिल है कौन, तो हॉर्नबिल एक पक्षी है। ठीक है, तो इतनी बात आप यहां से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया, उत्तर है सुधा मूर्ति एवं शिव कुमार सरमपुदी को। तो अब ध्यान देंगे आप कि ये जो पुरस्कार ग्रामोदय बंधु मित्र है, यह पुरस्कार कृषि और संबंध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान की जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरह के उत्कृष्ट सेवा में इनकी भागीदारी होती है। अब ये किया कब गया, तो हमारे महात्मा गांधी जो थे उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये प्रदान कौन करता है। ठीक, तो यह पुरस्कार ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जो है उसको ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो GCOT कह सकते हैं, द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, और ये जो स्थापित करने वाले हैं वो कौन है, तो ये उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं जिन्होंने इसको स्थापित किया। किससे, ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी को, जिसके द्वारा ये ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त हैंडसेट देगी, यानी मुफ्त फोन देने की बात करी है, तो उत्तर है पंजाब। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे कि पंजाब इस चीज को क्यों प्रमोट कर रहा है, ताकि अभी कोविड की वजह से जो स्कूल और कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, ठीक, तो बच्चों के पढ़ाई में किसी भी तरह का बाधा नहीं पहुंचे। ठीक है, वो ऑनलाइन पढ़ाई इजीली कर सकें। साथ ही साथ पंजाब के सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस शासित राज्य है। ठीक है, और गवर्नर कौन है, VP सिंह बदनौरे। पंजाब सरकार ने एक ऐप लॉन्च करा था, अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो उस ऐप का नाम क्या था, तो उन्होंने कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया था। क्यों, क्योंकि वो कोविड की जानकारी देने का काम करेगा, किसके लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। खड़की गोला बारूद कारखाना किस शहर में स्थापित है, उत्तर है पुणे। ठीक है, पुणे यानी महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, उत्तर है हरभजन सिंह। ठीक है, ये जो प्रश्न है इनको आप एज इट इज याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बनता है। ठीक है, और इन पे एक्स्ट्रा फैक्ट देना अपना टाइम बर्बाद करने जैसा ही होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। अमृत योजना को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर है ओडिशा, और दूसरे नंबर पे कौन है, चंडीगढ़, और तीसरे पे कौन है, तेलंगाना। अब यहां पे बात आई है अमृत की, तो सबसे पहले AMRUT का फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक बात ध्यान देंगे कि 25 जून 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए इस अभियान को शुरू करा था। ठीक है, जिसके तहत टारगेट था कि जो शहर है उनके वहां निवासियों को शुद्ध जल उनके तक पहुंचाया जाए, उनके यहाँ सीवेज की व्यवस्था सही हो, उनके यहाँ लाइटिंग की प्रॉपर विकास हो, वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर हो, और
जो शहर के रहने वाले लोग हैं एटलीस्ट उन लोगों को एक अच्छी लाइफ प्रदान की जा सके। एवं इसी के तहत यानी इसी अमृत योजना के तहत 2022 तक भारत में कुल 100 स्मार्ट सिटी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया था। ठीक, तो ये जानकारी थी हमें अमृत योजना से संबंधित, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान किया देना कि इसमें अग्रणी राज्य कौन है, ओडिशा, और यहां के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। भारत का शून्य सड़क मृत्यु दर कब तक करने का लक्ष्य है? उत्तर है 2030। और यहां पे ध्यान देंगे आप कि इस बात की घोषणा किसने करी है, तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग तथा एमएसएमई मंत्री। ठीक है, एमएसएमई का फुल फॉर्म मैंने बहुत बार आपको बताया, तो आप जहां भी बैठे वहीं पर एमएसएमई के फुल फॉर्म को रिपीट करें। ठीक है, तो एमएसएमई मंत्री हैं कौन, नितिन गडकरी, और इन्होंने ही 2030 तक ये लक्ष्य रखा है किस चीज का, कि भारत का शून्य सड़क मृत्यु दर करा जाएगा। अब एक बात ध्यान देंगे कि इसके लिए एक क्वेश्चन यहां से और क्या बनेगा कि इस कार्य के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने और एडीबी अर्थात एशियान डेवलपमेंट बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान करा है, यानी 7,000 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। अब बात जब विश्व बैंक की आती है तो विश्व बैंक से रिलेटेड जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1946 में, और हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी, यूएस। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, तो वो है डेविड मालपास। ठीक है, और रही बात एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, आसियान डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966, और हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और वहीं का ये बड़ा शहर भी है। और एक बात ध्यान देंगे कि आसियान डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको प्रश्न संख्या 12 से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। शून्य सड़क मृत्यु दर मुहिम हेतु विश्व बैंक एवं एडीबी ने कितनी राशि दी है? अभी मैंने चर्चा करा 7,000 करोड़। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? उत्तर है सखी ऐप। ठीक है, तो इसको भी आप एज इट इज याद रखेंगे। अगर आपको स्मृति ईरानी के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना है तो आप गूगल कर लेंगे उसे, लेकिन यहां से और भी कोई फैक्ट्स नहीं बनते, ना ही प्रश्न बनने के स्कोप बनते हैं। और हम सभी का यही टारगेट होता है कि हम उन प्रश्न को ज्यादा डिटेल में देखें जिनसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 13 अगस्त। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कर्मा सती प्रकल्प योजना किस राज्य ने शुरू करी है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल आते ही आप एक काम जरूर करें कि जो आपने अब तक लिखा है कि पश्चिम बंगाल ने कौन कौन सी योजना शुरू करी है, उसको आप एक बार जरूर सरसरी निगाहों से देख लें। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। मोहम्मद औलद बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? उत्तर है मारिटानिया की। कहां? मारिटानिया के। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस देश ने सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया? उत्तर है एचडीएफसी। अब ध्यान देंगे यहां पे एक वर्ड आया केजीसी कार्ड का, तो इसका यूज क्या है या फिर इसका मतलब क्या है? ठीक, क्योंकि ऐसे प्रश्न को अगर आप इन डिटेल में जान लेते हैं तो इनको याद करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। सबसे पहले एचडीएफसी के बारे में जानते हैं। तो एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र। और टैगलाइन क्या है इसका? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। अब बात आती है कि इस प्रश्न का महत्व क्या है। तो ये जो केजीसी कार्ड है, ठीक, यह कार्ड जो है वो सैन्य एवं अर्धसैन्य कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। ठीक है, जिसके तहत कुल 45 लाख कर्मी लाभान्वित होने के चांसेस है। ठीक, या इसके क्राइटेरिया में आएंगे। अब इस सौर्य केजीसी कार्ड में फसल के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लोन शामिल है, और इसके तहत जो भी सैन्य अधिकारी हैं, चाहे वो पूर्ण हो या फिर अर्ध हो, ठीक है, उनको अर्थात उनके परिवार को इसके तहत 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के जीवन कवर की बात कही है। ठीक है, तो ये जानकारी थी हमको इस प्रश्न से संबंधित। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। किस देश ने कोविड-19 प्रकोप से बचाव हेतु एंटीगुआ एवं बरमूडा को $1 मिलियन दिए? उत्तर है भारत। ठीक है,
तो आपको अब तक इतनी जानकारी मिली। पिछले रोज मैंने आपसे एक प्रश्न और भी बताया था कि मालदीव को भारत ने 500 USD दिया है, ठीक है, किस काम के लिए? तो उनके आपसी विकास के लिए। तो इस तरह से आप भी किसी भी चीजों को मिले तो उनके लिंकिंग फैक्ट्स को कलेक्ट करते रहें, ठीक है। और कभी भी उस देश का, उस जगह का अगर नाम आता है तो आप उसी समय उस चीज को वहां से लिंक कर दीजिए, ठीक है। आज का सवाल है आपके लिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन लेता है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो इसके अनुच्छेद भी आप बता देंगे। और पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक नॉट आउट होने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह है महेंद्र सिंह धोनी के पास, जिसमें कि कुल 142 बार यानी 142 टाइम्स ये नॉट आउट रहे, जिसमें ओडीआई में 84 बार, टेस्ट क्रिकेट में 16 बार और T20 में 42 बार ये नॉट आउट रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे मुरलीधरन, जो कितने बार रहे? 119 बार, ठीक है। यहां पे गलती से 120 लिख दिया गया, उसे आप सुधार लेंगे। और आप सभी के लिए एक अच्छा खबर है कि आप जो ये नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इससे जुड़ करके और आप हमारे क्विज सेशन में भाग ले सकते हैं, जो कि सुबह 8 बजे और शाम के 3 बजे 2 क्विज सेशन चलाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां से भी जुड़कर आप अपने परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।